अभी आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में वेज। ये नवंबर 2014 से लेकर दिसंबर 2015 तक का सर्वे ने ग्राफ दिया है। आप देखिए ब्लू लाइन को फॉलो करें, डब्ल्यूपीआई तो नेगेटिव रेंज में चल रहा है, उसके सामने उसी 14 महीनों के कार्यकाल में सीपीआई आप देखिए करीब 4% 5% की रेंज, मतलब पॉजिटिव रेंज में चल रहा है। तो ऐसा क्यों, ये डब्ल्यूपीआई नीचे सीपीआई ऊपर, ये दो अलग अलग चित्र क्यों बन रहे हैं? वाई देर इज अ वेज और गैप बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई? इसका इकोनॉमिक सर्वे ने विश्लेषण किया, इसलिए एमसीक्यू के लिए हमने 4-5 मुद्दे तैयार कर लेने हैं। बैक एंड में आई वुड होप कि आपने L5 सीरीज में कौन क्या गिनती करता है वो देख लिया, नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना, फिर आगे बढ़ो। सबसे पहला कारण, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में ये वेज क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बेस ईयर्स। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है 2004, उसके सामने आज की तारीख में कितनी महंगाई बढ़ी, ऐसा करके वो गिनते हैं। तो आप समझिए उस वक्त अदनान सामी इस प्रकार का था और अभी वो घट के नेगेटिव में आ गया, मतलब वो तो अपने को एक चीज़ मिलेगी। उसके सामने सीपीआई अगर 2004 बेस ईयर पकड़ के चलते तो कुछ ऐसा चित्र बनता, बट दे आर नॉट यूजिंग 2004 एज देयर बेस ईयर। सीपीआई का बेस ईयर है 2012। तो अब आप समझिए कि ये उस वक्त सैफ अली के जितनी बॉडी थी और अब जितनी है, थोड़ा बढ़ोतरी आपको, मतलब कि हाँ 4% 5% चल रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, एक तो कि दोनों का बेस ईयर अलग है, डब्ल्यूपीआई का 2004, सीपीआई का 2012, मतलब 8 साल का अंतर बेस ईयर में है। दूसरा कारण, दोनों के अंदर द बास्केट ऑफ कमोडिटीज आर डिफरेंट, इसके चलते दोनों के अंदर हमको अलग अलग दौर दिखे वो अपेक्षित है, पहला कारण। एक साइड टॉपिक भी समझ लेते हैं बेस में। मान लो पिछले वर्ष चीज वस्तुओं का दाम 100 रुपये था और बढ़ के इस वर्ष हो गया 110 रुपये, तो मतलब महंगाई कितनी है? 10% इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। अब मान लो कि इस साल 110 रुपये है और नेक्स्ट ईयर के अंदर दाम बढ़ के हो जाए 120, तो महंगाई कितनी हुई? आप समझिए कि एज सच तो 10 पॉइंट से ही महंगाई बढ़ रही है, बट परसेंटेज वाइज आप निकालोगे तो 9.09 हो जाएगा, राइट? तो मतलब कि जिस प्रकार से बेस ईयर आप सिलेक्ट करोगे या बेस ईयर के वक्त जितनी महंगाई होगी उस हिसाब से आपके नए आंकड़ों में अंतर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बेस इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। खैर वो तो साइड टॉपिक था, आपने पहला याद रखना ये था कि बिकॉज बेस ईयर्स आर डिफरेंट, इसलिए सीपीआई डब्ल्यूपीआई में वेज चल रहा है, दोनों अलग अलग तरफ चल रहे हैं। दूसरा कारण, वेट असाइन टू फूड आइटम्स। आपको ये तो पता ही होगा कि अल नीनो के चलते पिछले 2 साल ड्रॉट अकाल की परिस्थिति रही, तो चीज वस्तुओं का फूड प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो नहीं पाया, और जो भी हुआ तो अपनी कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी है, तो पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेस, राइट? सेकंड, एरिया अंडर कल्टीवेशन स्पेशली फॉर पल्सेज, ऑयल सीड, वेजिटेबल, फ्रूट, उसके लिए कम हो रहा है, तो उसमें भी आपको महंगाई देखने को मिलेगी। अब आप देखिए सीपीआई के अंदर ये फूड रिलेटेड आइटम्स को वेट असाइन किया है 45.9%, और उसके सामने होलसेल प्राइस इंडेक्स में हार्डली 25% से भी कम। तो जब फूड के अंदर महंगाई या दामों में बढ़ोतरी होगी तो वो सीपीआई रिटेल में ज़्यादा एक्सपोज करेगी कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई के अंदर। तो ये कारण जिसके चलते कि आपको दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है। देन तो ये हमने समझ लिया फूड आइटम के चलते ये हो रहा है। नेक्स्ट इज वेट असाइन टू फ्यूल आइटम्स। आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल के दामों में पिछले साल में कटौती हुई। अब ये जो क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, आप देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर जो फ्यूल का बास्केट है उसका 40% उतना सारा वेट तो पेट्रोल डीजल को ही है। तो जब क्रूड ऑयल सस्ता होगा, सामने पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, देन इट विल रिफ्लेक्ट मोर इन दिस डब्ल्यूपीआई। उसके सामने रिटेल के अंदर वहां पर जो फ्यूल बास्केट है उसका 70% तो फायरवुड, चिप्स, इलेक्ट्रिसिटी, डंग केक, उसको असाइन किया गया है। तो पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, वो चीज़ वहां पर रिफ्लेक्ट तो होगी बट कम रिफ्लेक्ट होगी कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई। तो ये भी एक कारण है कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई में क्यों वेज बन रहा है, बिकॉज दे हैव असाइन डिफरेंट वेट टू फ्यूल प्रोडक्ट्स, और वहां पर क्रूड ऑयल जो विश्व बाजार में सस्ता होगा ये वो डब्ल्यूपीआई में रिफ्लेक्ट करता है, सीपीआई में नहीं करता है। देन सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विसेज, तो वो सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन में हम लोग काउंट करते हैं, और आपको ये तो पता ही होगा यहाँ तो हमेशा महंगाई बढ़ी है तो वो ऊपर जाएगा। उसके सामने होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग सर्विसेज को काउंट नहीं करते, बट वो काउंट नहीं किया तो वो उतना जो भी पोर्शन था वी असाइन दैट मच टू ट्रेडेबल कमोडिटी। बट वहाँ तो विश्व बाजार में ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में कमी आई है, भारत के अंदर भी कमी देखने को मिली है, तो एक तरफ डब्ल्यूपीआई वो तो धीरे धीरे नीचे देखने को मिलेगा और सामने सीपीआई इनके चलते, सर्विसेज के चलते ऊपर चढ़ता दिखेगा। सो
प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से ही मैंने निकाला है। भारत के अंदर ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में जो गैप देखने को मिली कुछ महीनों में, उसके क्या क्या कारण हैं? डिफरेंस इन बेस ईयर, डिफरेंस इन द वेट असाइन टू फ्यूल आइटम्स, फूड आइटम्स, ऑल ऑफ अबोव। ऑब्वियसली आंसर इज ऑल ऑफ अबोव। एक और प्रश्न बनाते हैं। भारत के अंदर डब्ल्यूपीआई में ये नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला 2015 में, उसके क्या कारण है? पहला, विश्व बाजार में क्रूड ऑयल में कमी आई है। दूसरा, विश्व बाजार में कमोडिटी प्राइस में कमी आई है। इसका सही जवाब है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऐसा इसलिए, देखिए क्रूड ऑयल तो अपने को समझ में आता है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस वो भी इकोनॉमिक सर्वे ने अपने वॉल्यूम 2 चैप्टर 5 में बोला, हाँ ये बात भी सही है। इनके चलते डब्ल्यूपीआई में नेगेटिव रेंज में चला गया है। और भी आंकड़े क्या क्या रहे सीपीआई डब्ल्यूपीआई के, अपने लिए खास काम का नहीं, बट ये क्लरिकल एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये वाले जरा देख के रहना। पुराना वाला महत्व का नहीं, अपना 2015-16 में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस प्रकार से अपना ये दूसरा प्रकरण भी खत्म। अभी तीसरे पे आते हैं, वेज बिटवीन रूरल एंड अर्बन सीपीआई। ये 2014 की शुरुआत में आप देखिए, रूरल सीपीआई एंड अर्बन सीपीआई दोनों एक ही मतलब साथ साथ ही चल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए, ये ग्रीन कलर मतलब कि गांव का भुवन रूरल सीपीआई, वो देखिए गांव में महंगाई बढ़ने लगी, और सामने शहरों में ये रंगीला आमिर खान ऑरेंज कलर फॉलो करिए, वहाँ पर भी महंगाई तो बढ़ रही है बट कमी से बढ़ रही है कंपेयर टू दिस रूरल एरिया। तो ये कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई ज़्यादा क्यों बढ़ रही है और शहरों में कम क्यों दिख रही है, क्या कारण है? सर्वे ने कारण समझा दिए। पहला, अर्बन सीपीआई में वहाँ पर फ्यूल प्राइसेस को जरा ज़्यादा वजन दिया जाता है, और वहाँ आपको याद होगा कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई, उसके चलते ट्रांसपोर्ट एनर्जी का खर्चा शहरी लोगों के लिए कम हो गया। एंड इट इनडायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन मैनी थिंग्स कि रिक्शा का भाड़ा उतनी जल्दी नहीं बढ़ गया, या फिर कि आप लोग जो ये दूध सब्जी कुछ इंटरनली चल रहा था वो भी उतनी जल्दी नहीं बढ़ गया। सो अर्बन सीपीआई इंक्रीज बट इतना तेजी से नहीं बढ़ा, बिकॉज देयर वाज सम मॉडरेशन बिकॉज ऑफ दिस डिक्लाइन इन फ्यूल प्राइसेस। उसके सामने रूरल सीपीआई गांव के इलाकों में दो कारण रहे। एक, वहाँ पर ये सीरियल पल्सिस वेजिटेबल इनको जरा ज़्यादा वेट असाइन किया जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेन, ये अल नीनो के चलते बारिश बराबर नहीं हो रही है। और दूसरे कारण, ये एमएसपी इज फेवरेबल टू राइस एंड व्हीट बट नॉट टू सीरियल पल्सिस वेजिटेबल, तो उसके चलते यहाँ पर सप्लाई साइड कंस्ट्रेन, वो चीज़ों का उत्पादन बराबर नहीं हुआ और दाम बढ़ गया। और आगे एमएसपी राइस के चलते मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप ये 2014 और वो पूरा जो समयकाल था, यूपीए सरकार के वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस को धीरे धीरे खासी मात्रा में बढ़ा गया, तो गांव के किसानों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो डिमांड साइड, डिमांड पुल, इन्फ्लेशन वो भी, तो ये दोनों फैक्टर्स के चलते रूरल सीपीआई वो हमको जल्दी ऊपर बढ़ते दिखता है कंपेयर टू दिस अर्बन सीपीआई। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने कारण दिए हैं, बट एक आदमी इसको मान नहीं रहा है। 2015 का नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स ये दिया गया प्रोफेसर एंगस डीटन। एज सच ही इज़ बॉर्न इन यूके और अमेरिका के अंदर पढ़ाते हैं, और इन्होंने पूरा एनालिसिस दिया कंजम्पशन पॉवर्टी वेलफेयर के ऊपर, और इनको ये बात राज नहीं आ रही है कि गांव के अंदर महंगाई बढ़ रही है और शहरों में उतनी जल्दी महंगाई नहीं बढ़ी, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एज सच सिटी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर, तो वहाँ पर तो ज़्यादा जल्दी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो सिटीज आउट टू हैव हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये तो मतलब सीएसओ की मेथड ही कुछ फॉल्टी है, यहाँ गलत हो रहा है। और हम लोग गांव और शहरों का अलग महंगाई क्यों गिनते हैं? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज डिफरेंट, राइट? तो फिर उसी लाइन पे आप भारत सरकार अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीपीआई वगैरह क्यों रिलीज करके उसका एनालिसिस नहीं देती है ना? क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो वहाँ बास्केट ऑफ कमोडिटी में 90% वेट तो कोचिंग क्लास को असाइन कर देना चाहिए, तो उसका सीपीआई अलग दिखे। वेस्ट बंगाल तो वहाँ रसगुल्ला और रबनीर संगीत की कैसेट, उसको वेट 90% असाइड करो और कुछ अलग मिले। तो मतलब ये पूरी चीज़ वो जोल जाल है, इसके अंदर कुछ मज़ा नहीं है। खैर, 3 बातें हमने ख़त्म कर ली है। डिफ्लेशनरी स्पायरल, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में गैप क्यों, फिर ये कि गांव में महंगाई जल्दी बढ़ रही है, शहरों में कम जल्दी क्यों बढ़ रही है, वो चीज़ देख ली। अभी हम लोग लास्ट पिलर पे आते हैं कि भारत का जीडीपी, उसका ग्रोथ रेट वो 7.6% कैसे कैलकुलेट किया,
और ये कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतनी भारत की औकात है ही नहीं, 5% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, वाई दे आर सेइंग दिस, देख लेते हैं। 2014 में उस वक्त जो दाम चल रहे थे करंट प्राइजेस, उस हिसाब से भारत के अंदर चीज वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ, तो बोलते हैं 12,48,800 करोड़ रुपयों का उत्पादन हुआ 2014 में। उसके बाद 2015 में कितना उत्पादन हुआ, 13,56,700 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। तो मतलब बढ़ोतरी तो हुई है। ईयर ऑन ईयर आप निकालो, 2014 के सामने 2015 में कितनी बढ़ोतरी हुई, परसेंटेज वाइज निकालोगे तो पता चलेगा 8.6%। मतलब भारत का 2015 के लिए एट करंट प्राइस ग्रोथ रेट क्या है, 8.6%। बट दिस विल नॉट शो अस द ट्रू क्लियर पिक्चर। कारण है, मान लो 2014 के अंदर एक गाड़ी का दाम चल रहा है 1 लाख रुपए और इस प्रकार से 2 गाड़ियों का निर्माण हुआ, और 2015 में ये स्टील महंगा हो गया या XYZ रीजन के चलते एक एक गाड़ी की कीमत बढ़ के हो गई 1,08,000 रुपये, है ना। तो आप अगर ग्रोथ रेट करंट प्राइस पे निकालोगे तो इधर भी पता चलेगा कि 8% राइज इन द GDP, बट फिजिकल वस्तुओं के नाम पे उत्पादन तो वो तो बढ़ोतरी नहीं हुई। सो एट करंट प्राइजेस हमको सही चित्र नहीं मिलेगा, वी हैव टू एडजस्ट इट समहाउ। तो इसके लिए आप पहले एक कोई बेस ईयर चुन लो, 2011, ठीक। उस वक्त क्या दाम चल रहे थे गाड़ियों के, लेट अस से 80,000 रुपीज़। तो उस अनुपात से 2014 के अंदर कितनी गाड़ियों का उत्पादन हुआ, 1, 2, 3, 4, मल्टीप्लाई दैट विद द प्राइस इन द बेस ईयर। उस हिसाब से आप निकालोगे तो पता चलेगा कि 2014 के अंदर उत्पादन कितना हुआ था, 10,55,000 करोड़, समथिंग लाइक दैट। और 2015 में कितना हुआ, तो 11,35,000 करोड़, लाइक दैट। अब हमने दोनों ही सालों के प्रोडक्शन को 2011 की कांस्टेंट प्राइस के साथ एडजस्ट किया है। अब चल के आप ग्रोथ रेट निकालो कि 2014 के सामने 2015 में उत्पादन कितना बढ़ा, व्हाट इज द ग्रोथ रेट, तो पता चलेगा कि 7.6%। सो दैट इज इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर 2015 एट कांस्टेंट प्राइस। उसी प्रकार ये कुछ और आंकड़े हैं, सर्वे से मैंने निकाले हैं, अपने लिए काम के नहीं, सिवाय ये एक वाला 7.6%। क्लरिकल एग्जाम में पूछते हैं तो देख लेना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्रिटिक्स का ये बोलना है कि भारत की 8.6% की भी औकात नहीं, 7.6% की भी औकात नहीं, ये सब कुछ गलत है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए हमने GDP एट कांस्टेंट प्राइस या एट रियल प्राइस कैसे निकाला, जो करंट प्राइस था उसको महंगाई के साथ, बेस ईयर के साथ एडजस्ट किया, तो जो आंकड़े से हमने उसे डिवाइड किया उसे बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। अगर देखिए मेरे पास करंट प्राइस पे मान लो 10 रुपये, 10 रुपये, अब 10 को मैं 5 से डिवाइड करूँ या 10 को 2 से डिवाइड करूँ, कौन से संजोग में मेरे को ज़्यादा बड़ा आंकड़ा मिलेगा, ऑब्वियसली जब 10 को 2 से डिवाइड करूँ। इन अदर वर्ड्स, जब ये डिनोमिनेटर में, छेद के अंदर आंकड़ा कम होगा तो ऑब्वियसली ऊपर आंकड़ा हमको बड़ा देखने को मिलेगा। सो ये क्रिटिक्स का ये बोलना है कि आपका ये GDP डिफ्लेटर, वो आंकड़े एक तो क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने के अंतराल पे रिलीज होते हैं, एक तो सही चित्र वो पकड़ते नहीं, और उसकी जब गिनती करता है CSO तो WPI को ज़्यादा वहाँ पर वो तवज्जो, वेट असाइन करता है। और क्योंकि WPI अपना नेगेटिव रेंज में चल रहा था, मतलब चित्र कैसा बन रहा है, 10/2 रादर देन 10/5, और इसके चलते पूरा अपने को बढ़िया चित्र नहीं दिखने को मिल रहा। देखिए ये ग्राफ से भी उन्होंने ये बात करी है, ब्लैक लाइन को आप फॉलो करें, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो मतलब कमी तो आई थी बट वो ऐसा नहीं कि एकदम नीचे चल गया। और ब्लू लाइन को आप फॉलो करें, वो क्या है, अपना होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो तो 0 के नीचे चलने लगा। यदि GDP डिफ्लेटर बराबर से गिनती हो रही है, देन इट शुड बी समवेयर इन बिटवीन दिस टू, मतलब कि ब्लैक और ब्लू के बीच में होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट आप देखिए कि वो तो ब्लू कलर से उसको ज़्यादा प्रेम हो गया है, लाइक दैट, तो मतलब कि वो कमी में देखने को मिला है कंपेयर टू कि जो असल में चित्र है। और उसी के चलते भारत के अंदर, क्योंकि अपना नीचे डिनोमिनेटर में आंकड़ा आप कम से डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली योर GDP विल शो मोर। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि भारत का GDP इट इज ओवर स्टेटेड बाय 250 बेसिस पॉइंट्स। मतलब कि हम जो बोल रहे हैं अपना कि 7.6% ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसमें 250 बेसिस पॉइंट हमने माइनस करना चाहिए, मतलब -2.5% करो तो जवाब मिलेगा 5.1%। भारत का 2015 में एट कांस्टेंट प्राइस GDP ग्रोथ रेट कितना है, 5% के आजू बाजू। मतलब भारत की इतनी औकात ही नहीं कि वो 7%, 8% कुछ कर पाए।
ये सब कौन बवाल कर रहा है? वही जनाब जिनकी हमने अभी चर्चा करी, प्रोफेसर एंगस डीटन। ठीक, उनका ये बोलना है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ वो भारत के ऑफिशियल नंबर्स ये सीएसओ वगैरह जो निकालते हैं उससे कम है, और भारत का पॉवर्टी लेवल वो ऑफिशियल आंकड़ों से ज़्यादा है। मतलब दोनों ही जगह भारत वाले गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के अंदर भारत की महिलाओं ने अगर ब्रिटिश महिलाओं जितनी ऊंचाई और वजन प्राप्त करना हो, दे विल टेक 250 ईयर्स। इतनी यहाँ गरीबी और माल न्यूट्रिशन है, पूरा खड्डे में गया है। और ये सीएसओ एनएसएसओ वाले जो भी आंकड़े लेके आते हैं वो सब गड़बड़ इसलिए करते हैं बिकॉज उनके पास फंडिंग में पैसा कम होता है, आदमी ठीक नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी बहुत कम मिलती है कंपेयर टू दिस अमेरिकन वहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इंडिया इज़ वीक। तो मतलब ऊपर पीएम ऑफिस से या कहीं से कोई उनको बोल दे सीएसओ एनएसएसओ वालों को कि आंकड़ों को जरा बराबर से ग्लैमराइज करके प्रस्तुत करो, देन दे विल डू लाइक दैट। तो मतलब सही ऑटोनॉमस चित्र मिल नहीं रहा है। ठीक, तो ऐसे ये एक क्रिटिक, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, अपने विपक्ष की पार्टियां ये सब बोल रहे कि भारत के अंदर कुछ बढ़िया हुआ नहीं। हाउ कैन वी काउंटर दिस पीपल? अगर ये लोग ये सब बोल रहे हैं कि भारत की सीएसओ एनएसएसओ वाले गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, देन लेट अस गो एंड चेक कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वाले क्या बोल रहे हैं। अगर उनके आंकड़े अपने साथ मैच हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, हमारे में कोई गलती नहीं। सो लेट अस टेस्ट लाइक दैट। आईएमएफ वो लोग निकालते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2016 में लेटेस्ट आया। उधर आप देखिए कि पूरे विश्व में ग्रोथ रेट क्या रहेगा। प्रोजेक्शन वो कर रहे हैं कि 2015 में 3.10 धीरे धीरे बढ़ के मतलब 3% के ऊपर थोड़ा थोड़ा जाएगा। भारत के अंदर कितना? 2015 में ये लोग बोल रहे हैं कि 7.3% ग्रोथ रेट। अपना सरकारी आंकड़ा क्या है? 7.6%, मतलब करीब करीब ही चल रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि आगे थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा। उसके सामने चीन, तो 2015 में वो 6.9% ग्रोथ रेट, फिर कम होके इनका प्रोजेक्शन है 2016 में और फिर 2017 में और कम होगा। क्यों? आप याद करो, चीन के अंदर वो इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टॉक इंडेक्स गिर गया एंड लाइक दैट। तो आप समझिए कि भारत का 7% के आसपास ग्रोथ रेट होना चाहिए 2015 में। अपने सरकारी आंकड़े भी बोलते हैं और क्रिस्टीन लगार्ड मैम भी बोल रही हैं। सो वी आर राइट। एक और बात, ये पूरे कौन सी संस्था ने कितना एग्जैक्ट प्रोजेक्शन किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एमसीक्यू में हमने याद रखना है कि कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो आईएमएफ बोले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब चलिए और क्रॉस चेक करते हैं वर्ल्ड बैंक वाले क्या बोल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का होता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, और वहाँ पर भी जून 2016 के प्रोजेक्शन आप देखिए। उनके मुताबिक 2015 में भारत का ग्रोथ रेट रहा था 7.6%, मतलब सरकारी आंकड़ों से एकदम मैच कर गया। और फिर 2016 और 17 में धीरे धीरे ये उसमें कुछ और चेंजेस आएंगे। अगेन नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक तो की संस्था का बॉस कौन है? वर्ल्ड बैंक, तो जिम योंग किंग। और ये संस्था कौन सा रिपोर्ट बनाती है? वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। तो ठीक है, हमने जो भी 7.6% गिनती की थी, इट हैज़ बीन वैलिडेटेड, इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय दिस आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो मतलब हम में कोई गलती नहीं है। बट फिर भी ये जनाब अभी तक बात नहीं मान रहे हैं। वो तो ये कह रहे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भी गलत हैं, बिकॉज दिस इंटरनेशनल बॉडीज, वो आईएमएफ ले लो, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कि अगर ये लोग अपने स्टैटिस्टिकल आंकड़ों में ये बताएं कि भारत और चाइना ये तो पूरा खड्डे में और 10 साल तक रिकवरी आने ही वाला नहीं है, देन इट विल शो कि ये खुद ये संस्थाएं विफल रही हैं अपने जो भी विकास के कामों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी करने में या XYZ। इसलिए ये तो आंकड़े ये भी मतलब मैनिपुलेट करके ठीक सब बढ़िया है, रामराज प्रजा सुखी, ऐसा ही बताएंगे। सो देयर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड, लिमिटेड ओवरसाइट। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के उनके स्टैटिस्टिशियन कौन सा आंकड़ा कहाँ से लाके कैसे गिनती करते हैं, उनके ऊपर ओवरसाइट सुपरविजन उनको बोलने वाला कौन है? सो देयर इज लिमिटेड ओवरसाइट। इसलिए इनके कोई आंकड़ों में भी बात मानने का कोई प्रयोजन नहीं है। इन शॉर्ट, आप जो भी ला के दो, ये प्रोफेसर साहब उसको क्रिटिसाइज करने में माहिर है। अब देखने का ये बचा कि द हिंदू वाले इनको नौकरी पे रखते हैं कि नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बना लेते हैं, कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट बनाती है, इसका लिस्ट दिया है, उसमें इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट तो वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर कि नॉन ऑफ अबोव। मतलब कि सभी सही है ऐसा क्या? इसका जवाब है इनकरेक्टली मैच के अंदर ये सभी सही है, मतलब जवाब होगा डी। देखिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वो कौन बनाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, अब इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या बोला था इतना भी डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं, बट मैं द फॉलोइंग में ये करना था, रट्टा मार लिया।
तो ये प्रकरण भी अपना खत्म। और इस तरह से अपने फोर्थ पिलर और उसके अंदर ये इन्फ्लेशन जीडीपी के 4 सवाल वो हमने क्लियर कर लिए। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या था, WPI नेगेटिव में CPI पॉजिटिव में वो वेज क्यों चल रहा है, गांव में महंगाई ज़्यादा शहरों में कम गति से बढ़ी ऐसा क्यों, और भारत की GDP इज इट ओवर स्टेटेड। ठीक, सो लाइक दैट अपना ये चौथा पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वो भी खत्म, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो इकोनॉमिक, GDP, इन्फ्लेशन बात खत्म। अभी केवल 2 ही पिलर बचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड HRD। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये अपना फिफ्थ पिलर, वहाँ पर एक तो बात करनी है पेरिस समिट, क्लीन एनर्जी, फिर कन्वेंशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016, फिर ये NSG चर्चा में रहा तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप और अपना न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ये मासकॉम, पोस्टल कम्युनिकेशन, इनका ईयरबुक टाइप थोड़ी चीज़ें रट लेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सुधार के लिए किलकर कमेटी, वो भी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्या पॉइंट रहे थे। रेल बजट 2016 क्या बोल के गया, सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 क्या बोल के गई, एंड लास्टली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 महत्वपूर्ण बिल, उसमें क्या प्रावधान थे। तो इतनी ये 6 चीज़ पढ़ेंगे अपना फिफ्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट क्लियर। और फिर बचेगा सिक्स पिलर HRD, वहाँ पर 4 चीज़ें ही पढ़नी है, सेंसस 2011 थियरी और कुछ आंकड़े। एजुकेशन, तो वहाँ पर सरकार की कौन कौन सी स्कीम है, लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देन हेल्थ वेलफेयर, वहाँ पर मेन फोकस टू वीमेन एंड चिल्ड्रन, एंड लास्टली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 से 30,